हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जो भी अब तहरीके अदल जो कि इंसाफ के लिए चलाएंगे जनाब नवाज शरीफ साहब, बल्कि हम ये कहें अगर कि मियाँ नवाज शरीफ अब तहरीके इंसाफ चलाएंगे और उनके मुकाबले पे अब तहरीके क़सास भी आएगी। जो सूरत हाल इस वक्त है, कल जो मियाँ साहब ने ऐलान किया, बल्कि वो जब से लंदन से आए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ चूँकि नाइंसाफ़ी हुई है, लिहाजा वो पहले मुनसिफ के लिए उन्होंने तहरीक चलाई थी, अब वो इंसाफ के लिए तहरीक चलाएंगे। मियाँ साहब ने कल, ज़ाहिर इसका स्केजूल तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जो कल लबो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस तरह से वो गुस्से में थे, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास करके जो मियाँ साहब का ग्रुप है या मियाँ साहब का जो जिनके ऊपर असर व रसूख है, वो अदलिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम चलाने के लिए भरपूर तैयारी में है। उन्होंने कल क्या कहा था वो मैं आपको सुनवाती हूँ, क्योंकि कल जो बातें उन्होंने कही हैं वो काफ़ी अहम है। ज़रा सुनिएगा कि वो क्या फरमा रहे हैं। ये दौरे प्यार 50 साल पीछे और ये इंसाफ का खून 50 साल ये नहीं चलेगा। हमको पागल हैं, वो भेड़ बकरियां हैं कि इस तरह के फैसले हम आंखें बंद करके इसको कबूल कर लें। ना मैं करूँगा ना ये कौम करेगी। उस वक्त हमने मुनसफ की बहाली के लिए तहरीक चलाई थी, अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। और ये तराजू सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, ये इंसाफ का तराजू होना चाहिए, ये तहरीक इंसाफ का तराजू। मियां साहब चीफ जस्टिस जी, ये इल्ज़ाम उन्होंने बहुत भरपूर अंदाज में लगाया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसाफ का तराजू है, ये दरअसल तहरीक इंसाफ का तराजू है, ये इंसाफ का तराजू नहीं है। और वो मुनसिफ के लिए पहले चला रहे थे तहरीक, अब इंसाफ के लिए चलाएंगे। इस तहरीक के अंदर उनका साथ उनके भाई देंगे, जो कि अभी तक उन्होंने अदलिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि हुदैबिया के बाद उन्होंने ये कहा कि अदलिया ने मेरिट के ऊपर फैसला किया है। उनके ऊपर मॉडल टाउन की ज़रूर तलवार लटक रही है, लेकिन क्या इस तहरीक के अंदर शहबाज शरीफ उनके साथ होंगे, ये एक अहम और बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन मियाँ साहब जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो बात की थी, यानी 2015 में, वो भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि उस वक्त वो क्या कह रहे थे सड़कों की तहरीक या तहरीकों के हवाले से और धरनों के हवाले से, और इस खास करके इस तनाजुर के अंदर, और आज वो क्या कह रहे हैं। जरा सुनिएगा 2015 में वो क्या कह रहे थे। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तकरीबन 3 माह की कार्रवाई के बाद इंक्वायरी कमीशन की जामे रिपोर्ट हमारे मौक़िफ़ ही की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट की तौसीक भी है। ये जमहूरियत, आइनी निज़ाम और इदारों की बलूगत की अलामत है। ये इस नज़रिए की तौसीक है कि मसाइल सड़कों पर नहीं, धरनों में नहीं, दस्तूरी ऐवानों में हल होंगे। ये इदारों की बलूगत है, ये इंक्वायरी कमीशन के बाद मियाँ साहब ने कहा था। तो अगर मियाँ साहब अब भी वही इदारे हैं, बलूगत उनके अंदर आ चुकी है, तो अब सड़कों के ऊपर क्यों ये तहरीक चलेगी? ये दस्तूरी इदारों के अंदर ये तहरीक क्यों नहीं चलेगी? ये एक अहम मौजू ज़रूर रहेगा। और उसके साथ साथ तहरीक क़सास, जो कि आज तारिक कादरी साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम तो अब सड़कों पर आएंगे अगर 31 दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा नहीं आता। और उसके बाद 31 जनवरी का उन्होंने स्केजूल तक का दिया है, जिसमें कि गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम धरने देंगे और नाटका बंद करेंगे। इस बार पीपल्स पार्टी भी उनके साथ होगी, PTI भी साथ होगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी वो उनकी मुलाकातें हुई हैं, और तो और फारूक सत्तार साहब से भी उनकी बातचीत चल रही है। सो मुखालिफ सिमत में चलने वाली सारी हवाएं इस वक्त अगर किसी बहरी बेड़े पे हैं तो वो तारिक कादरी साहब हैं। क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इलेक्शन से पहले जो सड़कों की सूरत हाल होगी वो क्या होगी, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ होंगी मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, सेनेटर हैं, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें जनाब बलीगुर रहमान साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि वफाकी वजीर हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत
शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले असद साहब आपसे कि ये जो अब आप सूरत हाल देख रहे हैं तहरीके इंसाफ मियाँ साहब की बामुकाबला तहरीके क़सास, तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है अगले चंद महीनों के अंदर? पहली बात तो खुदा का वास्ता उसका तहरीके इंसाफ ना गए, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि अब उनके साथ उनको रोना ही इस बात का है कि उनके साथ पहली दफा इंसाफ कर दिया गया है। रोना ही उनको इस बात का है। माजरत के साथ घास खा गए मियाँ साहब, जो बातें कर रहे बैकी बैकी। आपने 2015 का खुद दिखा दिया, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई, इसी जुडिशरी के तहत आई। वो जुडिशरी जो है वो बड़ी, यही जुडिशरी जो है वो बहुत बलूगत रखती थी। अभी पिछले चंद महीने में 4 बड़े फैसले आए। नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला है, इमरान खान के केस का फैसला आया, जहांगीर तरीन के केस का फैसला आया और हुदैबिया का फैसला आया। 2 फैसले मियाँ साहब और उनकी पार्टी के हक में गए, 2 फैसले तहरीक इंसाफ के हक में गए। तहरीक इंसाफ कह रही है अदलिया आजाद है, अपने फैसले कर रहे हैं। जो फैसले हमारे खिलाफ गए, हमारे ख्याल में हमारा उससे नुक्ता नजर मुख्तलिफ था, और जो कानून के अंदर चाराजोई की रास्ता है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर। मियाँ साहब कह रहे हैं बुग़्ज़ से भरे में साजिश हो रही है, गेम प्लान है, फैसले कहीं और लिखे जा रहे हैं और सारी कौम मुस्तरद करती है। मेरे ख्याल में अभी जो बहुत ज्यादा जो आग लगी है ना मियाँ साहब को, वो लगी इस बात की कि हुदैबिया में शहबाज शरीफ क्यों बच गए। अच्छा, असल इनका तो खिलाफ फैसला महीनों पहले आ चुका था ना, उस वक्त उन्होंने ये सारी कहा नहीं कि मैं तहरीक चलाऊंगा और वो क्या तो करूंगा। उनके भाई हैं, वो तो अच्छी बात है। अब उनके बाद वजीर आजम के कैंडिडेट भी वही हैं। इसी बात का तो उनको गम और गुस्सा इस वक्त जो शदीद है ना, मुझे लगता यही है कि वोट मेरा है। ये किधर से ये साफ बच के निकल गया, हालांकि हम सब काम साथ करते हैं। इनको ज्यादा गुस्सा उस बात का चढ़ा हुआ है। लेकिन मियाँ साहब जो है बिल्कुल, एक तो पहले इनकी जो इन्होंने गलत बयानी की उसको भी, और आप इसकी एनी गवाह हैं जो मैं भी बोलने वाला हूं। मियाँ साहब ने कौन सी चलाई थी मुंसिफ के लिए तहरीक? तहरीक चलाई थी लॉयर्स ने, तहरीक चलाई थी सहाफियों ने, तहरीक चलाई थी सिविल सोसाइटी ने। जब वो सामान तैयार हो गया, पक गया, तो उस फल को खाने के लिए जरूर आ गए थे मियाँ साहब, उसमें उन्होंने हिस्सा डाल दिया था। मियाँ साहब ने वो तहरीक नहीं चलाई थी। वो शायद वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे होंगे जो गुजरांवाला पे आए, तो फिर वहां पे फोन कॉल आ गई थी और वो फिर हो गया था, वाइंड अप हो गया था। लेकिन उन्होंने वाकई बड़ी मेहनत की। हाँ, लेकिन वो फिर बहरहाल उनकी बहाली के लिए चूंकि चीफ जस्टिस चौधरी जो थे, फिर पीपल्स पार्टी को उन्होंने पूरा टफ टाइम तो दिया ना उसके बाद। ये तो था। और बिल्कुल वो उसका, वही मैं कहना चाहता हूँ, वो मुंसिफ के लिए कैंपेन को उसूल के ऊपर उसमें भी नहीं था। खैर वो छोड़ दें, वो पुरानी बात है। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब अगर ये समझते हैं कि कौम इनके साथ निकलेगी, ये सियासी तौर पे, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, लोग कहते हैं मियाँ साहब समझते कम है। हाँ। मेरे ख्याल में बहुत शातिर सियासी नहीं, वो बहुत जीरक सियासतदान कोई है, शक ही कोई नहीं शुबा नहीं है। हाँ। ये अपनी जिंदगी की सियासी तौर पे सबसे बड़ी गलती करने। अच्छा शहरी, आप क्या कहती हैं? असद साहब तो कहते हैं कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनके साथ मेरा राब्ता मुनक़ता हो रहा है, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी बहाल हो जाए। लेकिन असद साहब, अगर ये वो इनकी सियासी गलती है तो ये गलती कुछ सोच के कर रहे होंगे ना, कुछ कैलकुलेशन होगी, 1+1 2+2 कुछ ना कुछ तो होगा। वो दीवार के साथ लगे। देखिए जी, इनके साथ हुआ ये था, मैं जिस दिन से ये जीटी रोड पे चढ़े ना, मैं उस दिन से कह रहा था, निजी महफिलों के अंदर भी, मैं टीवी पे भी ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ की मैं जात को देखूं ना, तो वो बिल्कुल ठीक रास्ता इख्तियार किया। वो रास्ता क्या है? उनकी इस सारे से कोशिश सिर्फ एक है, किसी ना किसी तरीके से इस जमहूरी निजाम को गिरा दें। अच्छा, अगर जमहूरी निजाम चलता रह गया अभी, तो मियाँ साहब की सियासी मौत है। पीएमएलएन चलती रहेगी। वो तो कल आर्मी चीफ ने कह दिया कि उसको तो कुछ नहीं हो सकता, जमहूरियत तो चलेगी। तो फिर अब क्या लाया? वो तो वो कह रहे हैं ना। और ये जजेस जो हैं उन्होंने भी बेतहाशा बर्दाश्त दिखाई है। थोड़ा सा उस दिन गुस्सा निकाला है साकिब निसार ने, लेकिन बेतहाशा बर्दाश्त दिखाई है। लेकिन कोशिश जो मियाँ साहब की है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनके लिए, उनकी जात के लिए, उनकी डायरेक्ट फैमिली के लिए, उनके भाई के लिए भी नहीं, उनकी डायरेक्ट फैमिली के लिए बेहतर यह सिस्टम गिर जाए। 8-10 साल में लोग सब भूल जाएंगे। मियाँ साहब कहेंगे देखा मैंने तो आपको कहा था, इसका इंसाफ से ताल्लुक ही। और अब आप लोग ये तो जमहूरियत के खिलाफ, अब आप लोग कह रहे हैं कि हुदैबिया तो आ गया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, लेकिन अब हम आने नहीं देंगे और अब हम मॉडल टाउन की तहरीक में भी उनके साथ होंगे। नहीं, हम जो है हुदैबिया के ऊपर, मैं ये भी वजाहत कर दूं, अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो थी ना, मैंने जो फोन कॉल की थी वो बाबर अवान साहब को की थी। अच्छा। आपको पता है उसकी हमारी कमेटी बन गई है। हमारी राय ये है, हम जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम लीगल एक्शन लेंगे कि अभी लीगल रास्ता हुदैबिया पे बंद नहीं हुआ है। अच्छा, वो हमारा उस पे आप लोग जाएंगे उसके ऊपर दोबारा। जहां तक ताहिरुल कादरी साहब की बात है जी, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में। दिन दहाड़े 14 लोग मारे गए, कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार है ना, कोई तो जिम्मेदार होगा। किसी को 3 साल गुजरने के बाद सजा ना मिले, ये तो बिल्कुल इंसाफ के
बुनियादी तकाजे पूरे नहीं करता। अब आप ये कह रहे हैं कि वो तो नहीं हुआ, बलीगुर रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया, आई होप के शहरी से भी हमारा राब्ता बहाल हो। लेकिन बलीगुर रहमान साहब, आपकी मतलब मियां साहब जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं असल में अपने लिए इंसाफ की है, वो उनको तहरीक इंसाफ नहीं हम कह सकते, बाय द वे वो उनकी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन उसके लिए उनके भाई उनके साथ होंगे, वो तो अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि अपने लिए इंसाफ की क्या जो पिछली तहरीक चलाई थी वो अपने लिए थी, वो और तो दूसरी बात के लिए जी, और इंसाफ की मुंसिफ जस्टिस चौधरी जी बिल्कुल ठीक है, और उसमें हमारी तवक्को यही थी कि जब इंसाफ के लिए, और आपने देखा कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ने ज़रूर उसको लीड किया, लेकिन वो पूरी एक कौमी तहरीक थी और उसमें सिविल सोसाइटी और तमाम पार्टीज़, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ सब साथ थे और उसमें बहुत बड़ा कौमी कॉज था। और सबकी तवक्कुआत ये थी कि अगर आज हम डिक्टेटर का जो जुल्म के ज़रिए हटाया जाना, एक इदारे का दूसरे इदारे के ऊपर जो जुल्म हुआ, या एक सिंबॉलिक है जो जनरल मुशर्रफ का जब वो करना, तो उसके खिलाफ जब सब खड़े हुए तो हमारी ये तवक्को थी कि इंसाफ का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। सही, लेकिन वो हमें तवक्कुआत अभी तक डिलीवर नहीं हो रही, और इसीलिए ये बात की गई है कि ये तहरीक चलेगी। और जहाँ तक आपका दूसरा हिस्सा था जवाब का, उस तहरीक का लाया अमल क्या होगा? जी, अभी तक वो भी नहीं पता, वो भी आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। अच्छा, जो दूसरा आपका जवाब था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल पार्टी के हर तरह साथ हैं, और जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इज़ बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और बहुत ज़्यादा इस पे कहा जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जब कहा गया कि जब फैसला आएगा और मियां साहब को अगर हटा दिया गया तो देखिएगा 100 लोगों का, और बड़े बड़े चैनल्स पे बड़े बड़े तबसरा निगारों ने, सियासतदानों और एनालिस्ट ने बैठ के बड़े दावे किए थे कि जी इतने 100 लोगों का ग्रुप है, 40 लोगों का ग्रुप है, 50 लोगों का ग्रुप है, अलग हो जाएगा। सर वो तो टाइम आएगा तो फिर ना, वो 120 दिन पहले करेंगे ना जो कुछ करेंगे। अभी तो इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन से पहले होगा। भूल गई क्या? नहीं, आप भूल गई वो क्या चीज? बड़े वाजे, यानी कि कोई नहीं, बड़ा वाजे कहा गया कि जिस दिन मियां साहब का फैसला आएगा 100 लोग अलग, जिस दिन ये तहरीक पेश होगा कल इतने लोग पेश नहीं हो रहे, तमाम चीजें, यानी कि एक नहीं दो नहीं, मुतवातिर ये क्लेम्स किए गए और किए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक टाइम, अभी वो प्रॉपर टाइम नहीं आया जिसके ऊपर उन्होंने रिजाइन करना है, गलत दावे, जिमनी इंतखाब में वो कैसे जाएंगे सर? गलत दावे दिखाए जा रहे हैं और गलत एक वो किया जा रहा है इस उम्मीद पर कि शायद कोई क्राउड उनको फॉलो कर ले, शायद एक बड़ी पार्टी जो अवाम का वोट लेकर आई है उसके अंदर कुछ इंतशार पैदा हो जाए, लेकिन अभी तक वो कोशिश पूरी नहीं हो रही। और देखिए जिस तरह कुछ लीडर्स ने 2014 में कहा कि ये इलेक्शन का साल होगा, फिर 15 में कहा मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि 15 होगा, फिर कहा 16 होगा, अब 17 का कह रहे थे कि 17 तो मैं बिल्कुल ही कह देता हूँ होता है, और ये तो फाइनल ईयर था। तो 17 का भी दिसंबर, आज कौन सी तारीख हो गई है? 31 की डेडलाइन आ गई है। कौन सी तारीख हो गई है? 31 की डेडलाइन किसी और ने नहीं दी, ताहिरुल कादरी साहब ने दी है, शहबाज शरीफ 4 साल में ताहिरुल कादरी समेत मुख्तलिफ और लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स और लोगों ने गलत दावे और तारीखें दी हैं, रिपीटेडली वो गलत साबित हुए हैं। हाँ ठीक है, आपके पास टेन्योर है। वो मैं छोटी सी एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। मोहतरमा शहर रहमान साहिबा से हम बात करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से टूट रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं असद उमर साहब और बलीगुर रहमान साहब भी, और हम वेट कर रहे हैं मोहतरमा शहर रहमान साहिबा का। असद साहब, आपने सुना बलीग साहब ये कह रहे थे कि ये तो अब लोग कहते रहे 70 जा रहे हैं, 80 जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं, आपकी पार्टी के साथ राब्ते में भी हैं, ये भी हमें पता है, खान साहब ने ये बात कही, तो फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? दो चीज़ें जी। पहली बात तो बिल्कुल पार्टी के साथ राब्ते में, मेरे साथ राब्ते में, सो मुझे ये पता है कि लोग राब्ते के अंदर हैं। कितने लोग आपके साथ? अच्छा, ये जो है ना, ये जो है ना, ये मैं हमेशा पता नहीं कितने से आवाज से नंबर खींच के लाते हैं, कैसे बोलते हैं उसका नहीं कहा जाता, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल ऑन एयर कह सकता हूँ कि मुझे कोई शायद ही कोई मुस्लिम लीग नून का MNA मिलता हो ऑफ कैमरा जो हमारे से अक्सर से मुलाकात होती है असेंबली के अंदर, जो इस वक्त अपने ऑप्शंस के बारे में गौर ना कर रहा हो, संजीदगी से गौर ना कर ऑप्शन रहा हो, थोड़े से, यानी कि मुझे रहना भी है पार्टी में कि नहीं रहना, टूट फूट जो है उसके बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन मैं तो उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता जी। मैं तो कह रहा हूं कि अवाम के अंदर क्या होगा। मैं जो आपसे सियासी गलती है वो बिल्कुल बलीगुर रहमान साहब की बात है, कुछ लोग जो हैं वो हर महीने, अगले महीने, उससे अगले महीने, और मैं हमेशा से पूछता हूँ पता नहीं किधर से खबर आई है कि अगले महीने क्या होगा। मेरे पास तो कोई खबर नहीं है अगले महीने क्या होगा, लेकिन मुझे जो है सियासी तौर पर यह नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जहां पे आज से 6 महीने पहले खड़ी थी, आज वहां नहीं खड़ी, आज उससे कमजोर है।
पब्लिकली भी और पार्लिमानी तौर पे भी, आपका ये कहना? दोनों तरीकों से। और आगे उनका कहना मुख्तलिफ है। जैसे वक्त गुजर रहा है वो कमजोर होती चली जा रही है, मजीद कमजोर होती जा रही है। और ये जो मियां साहब सियासी गलती करने वाले हैं ना, इसके बाद और ज्यादा एक्सपोज होंगे। यानी तहरीक अच्छा, वैसे ये मेरे साथ शहरी अगर हो तो मुझे प्लीज बताइएगा, ये जो बात करी है आज साद रफीक साहब ने, कल उन्होंने बड़ा पुरजोश खिताब किया असेंबली के अंदर, आज वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई इरादा ही नहीं है। उनके ट्वीट्स आए कि आज़ाद अदलिया के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और अब हम उनके खिलाफ कैसे चला सकते हैं तहरीक। तो ये क्या मतलब, आपकी पार्टी को कम्युनिकेट नहीं हो रहा, मियां साहब अलग कह रहे हैं, आपकी पार्टी कुछ और कह रही है, या दोनों एक पेज पे नहीं है अभी तक क़यादत और सब लोग एक पेज पे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पेज किस रंग का है सर? आप इन बिटवीन द लाइंस रीड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं और उसके अभी मैं अफवाहों पे नहीं आई हूँ, मैं अफवाहों की बात नहीं कर रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि हम हमेशा, हमारी पार्टी लीडरशिप मुल्क के अंदर बेहतरी चाहती है और इस चीज़ का एक मुकम्मल यकीन है कि जब रूल ऑफ लॉ सही तरह से इस मुल्क में होगा तो ही मुल्क में नताइज डिलीवर होंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, सही अदलिया काम करेगी, सही हमारे इदारे काम करेंगे। और हम ये समझते हैं और मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात में तो यकीन मुत्तफिक होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं बीच में जो हमेशा ताहयात अपने सर पे एक हाथ देखना चाहती हैं, लोगों को वर्दी में देखना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादातर अक्सरियत है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? मैं काफ लीग की बात कर रहा हूँ, टू बी मोर श्योर, जो हमेशा कहते हैं कि हमें काफ लीग तो इस वक्त पॉलिटिकली उस तरह से पार्टी तो है ना जी, पार्टी है, मगर अपोजिशन लोगों ने उनको नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लोगों ने उनको रूल आउट कर दिया उनके इसी किरदार की वजह से, तो वो बिल्कुल सही किया लोगों ने। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तारीख रही, आज तक पाकिस्तान में किसी ट्रांजिशन फ्रॉम वन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अनदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकी। 2008 से 2013 के बाद जब एक ट्रांजिशन हुई है, तो 2008 में भी आप देखिए एनआरओ के जरिए जनरल मुशर्रफ ने और साथ जनरल कियानी भी थे, उन्होंने नेगोशिएट किया, जराइम पर पर्दे डाले गए, एनआरओ का स्याह कानून लाया गया और एक लोगों को ये तासुर दिया गया कि ये बात हो गई है, दिस इज द पार्टी जनरल मुशर्रफ इज गोना एक्सेप्ट। और उस पर लोगों का एक वक्त लोगों ने ठीक है हमने भी काम लेने हैं तो चलो इनको वोट इन कर दें, और 2008 में वो आए। तो 2008 से 2013 के बाद जो 13 में पहली ट्रांजिशन हुई, अदर देन मेरा पाकिस्तान की तारीख देख लीजिए, कहीं पे भी कोई डेमोक्रेटिक नहीं रही। तो गुजारिश है कि हमारा ये पुख्ता, मैं बात आखिरी मुकम्मल कर रहा हूँ कि ये हमारा पुख्ता यकीन है कि रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, जब ये होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी तो चीजें आगे बहुत। लेकिन ये आपकी जमात ने क्यों ना किया ये रूल ऑफ लॉ? मैं मतलब मेरे पास एक बाइट है, अगर आपके पास रेडी है सुनवाइएगा। जो गिलानी साहब के खिलाफ जब फैसला आया तो मियां साहब ने कहा था, जरा सुनवाइएगा, ये 5 मई 2012 को मियां नवाज शरीफ ने कहा था। मैं सुनवा दूं आपको, मैं सुनवा देती हूँ सर, वो भी मुंतखब वजीर आजम थे, जरा सुनवाइएगा। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग है, पाकिस्तान के अंदर जो है ये करप्शन को खत्म करने की जंग है, ये पाकिस्तान के इदारों को तहफ्फुज देने की जंग है, सुप्रीम कोर्ट को बचाने की जंग है। भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या कभी लातों के भूत बातों से मानते हैं? ये उस वक्त लातों के भूत कौन थे? पीपल्स पार्टी के लिए। सुनिए, उस वक्त फैसला आ चुका था प्राइम मिनिस्टर गिलानी के खिलाफ और वो ऑफिस छोड़ नहीं रहे थे। गुजारिश ये है कि पीएमएलएन ने तो मुख्तलिफ, एक है आपको इख्तलाफ करना फैसले से, कोई भी शख्स का किसी भी अदालती फैसले में जब फैसला आता है, अगर उसे इख्तलाफ है तो वो किसी और जगह रिव्यू में जाता है या उसकी सुपीरियर अदालत में जाता है और जाकर इख्तलाफ के लिए वहाँ पे अपील दायर करता है। लेकिन अदालत का एहतराम ये है कि जो पीएमएलएन ने किया कि राइट अवे जैसे ही फैसला आया, अभी तहरीरी फैसला भी नहीं मिला था, अभी ये भी कहा जा रहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव किसी और को नॉमिनेट नहीं किया गया, एक लकूना आ जाएगा, लेकिन राइट अवे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको डिक्लेयर किया, अनाउंस किया और उसी वक्त स्टेप डाउन किया। नहीं वो किया, लेकिन उसके बाद जो कह रहे हैं असद साहब, ये बात, ये देखिए ये सारे पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये नहीं बात कर रही, अगर खान साहब के खिलाफ फैसला आता तो शायद उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो उस फर्क, जो पॉइंट ऑफ व्यू था मियां नवाज शरीफ का, वो अभी भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है। रूल ऑफ लॉ की तब भी बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और उस वक्त गिलानी को वो ये कह रहे थे कि आपके खिलाफ फैसला आ गया, आपको हट जाना चाहिए। तो उनके खिलाफ फैसला आया, वो हटे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, उसमें कई दिन लगाए उन्होंने, राइट अवे नहीं हटे थे। जो इल्जामात अब वो जुडिशरी पे लगा रहे हैं, हम उनको ये इल्जाम लगाने चाहिए। हाँ ठीक है, उनको फैसले से इख्तलाफ है,
असद साहब आप क्या कहेंगे? फैसले के जो तरीकेकार है उसमें मैं सर आपके पास दोबारा आती हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ फैसला नहीं हुआ बल्कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। असल बात तो ये है ना जी, आप माजरत के साथ आप कह रहे हैं, ये ज़्यादातर सहाफ़ी जो है वो कोशिश करते हैं कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन लें, तो आपने साथ कह दिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता तो वो भी ऐसे करते। मैं आपको फ़लसफ़े की बात नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। हमारी जितनी जिद्दोजहद थी धांधली के खिलाफ, जो धंधला था, जो धरना था, उससे बड़ा तो कोई हमने आज तक काम नहीं किया ना। एंड में जुडिशल कमीशन ने फैसला दिया जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं था। हमने किसी जज को गालियां निकाली, हमने कहा कुछ साजिश हुई, हमने कहा कुछ जज बोझ रखता है, हमने किसी जज की नीयत पे शक किया नहीं किया। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ अभी फैसला आया, क्या हमने इनमें से कोई काम किया? नहीं किया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो बलीगुर रहमान साहब बात करें, अगर यही काम करे मुस्लिम लीग नून तो किसी को एतराज ना हो। आप फैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आपके पास कानूनी चाराजोई का जो रास्ता हासिल है वो कर सकते हैं, आप अवाम के अंदर जाके अपनी बेगुनाही की बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म और आज के वुज़रा जो सिटिंग वुज़रा हैं, वो बोले कि पाकिस्तान की अदलिया के फैसले कोई और लिख रहा है, ग्रैंड प्लान बन रहा है, जजेस बहुत से भरे हुए हैं, साजिश हो रही है जमहूरियत के खिलाफ। ये मुझे बता दें किस आइन के अंदर इस बात की इजाजत है? अभी वो जो हाल ही में खान साहब का फैसला है, वो ये कह रहे हैं मेरी ऑफशोर कंपनी, और जजेस कह रहे हैं कि नहीं आपकी ऑफशोर कंपनी नहीं है। ये एक इल्जाम या एतराज उठाया गया है ना इस पर। तो वो कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ है सेम केस के अंदर खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं हुआ। उन्होंने फिर वही वो दोबारा इनको साथ हमें वही करना पड़ेगा कि उर्दू का तर्जुमा करके देना पड़ेगा। इनको पिछले वाला भी नहीं समझ में आया था, आप समझा लें। उन्होंने एसेट अपना जो है असासा डिक्लेयर किया हुआ था ये। और बाय द वे जो जजेस ने आज लिखा है ना, जिस दिन ये केस फाइल हुआ था उस दिन मैंने इमरान खान को ये बोला था बनी गाला में, असासा जो है वो घर है, फ्लैट है, फ्लैट डिक्लेयर हुआ हुआ है। जिस इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं उस इलेक्शन के अंदर वो डिक्लेयर हुआ हुआ है। जो कंपनी है वो कंपनी व्हीकल है, वो असासा नहीं है। लेकिन उससे कतई नजर, वो कह रहे हैं कामा भी नहीं था, उससे कतई नजर मैं अभी बहस में सिर्फ उन्होंने कामा नहीं निकाला, वो फिर वो जिस FZE जिसकी आज वो उन्होंने दानियाल अजीज ने अब तो नाम लेके जजेस को बोलना शुरू कर दिया ना कि बदनीयत हैं और ये क्या साजिश कर रहे हैं। अब तो नाम लेके कह रहे हैं। उन्होंने इजाजुल हसन का नाम लेके उन्होंने यलगार कर दी दानियाल अजीज ने। वो कह रहे हैं FZE कंपनी के तो इतनी तकलीफ है। ये FZE कंपनी कौन सी है? कामे की बहुत कर, ये वो कंपनी है जिसके जरिए उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है कि करोड़ों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब मैं और आखिरी बात में सर, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, फैसले पे जरूर तनकीद कर सकते हैं। आप कहें कि जी इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए थी, इमरान खान के फैसला गलत है, यहां तक कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ ये नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं मास्टर प्लान का हिस्सा है, बिल्कुल जजेस जो है साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद मुस्तकबिल का खाका क्या बनता नजर आ रहा है। अगर वाकई लोग जो है वो इस इंतजार में हैं कि 120 दिन की मुद्दत पूरी हो, और फवाद चौधरी ने तो बड़ा जबरदस्त जुमला कहा, उन्होंने कहा जी असेंबलियां मुद्दत ने इद्दत पूरी कर रही हैं। तो अगर ये है तो 120 दिन के बाद फिर क्या होगा? आई मीन PMLN के लोग जो है वाकई तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगे या कुछ और मंजरनामा भी हो सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आप क्यों सारी तोपों का रुख जो है वो अदलिया की तरफ है? मतलब चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमारा काम है कि हम फैसले करें। एक तो अदलिया जिनके खिलाफ आप तहरीक चलाएंगे, फिर आपका इलेक्शन सर पे है, फिर आपकी पार्टी के अंदर इतनी डिवाइड है, कैसे चलेगा सर ये काम? हमारी कंपनी बंद ही समझे मतलब? नहीं, अच्छा हमारी तहरीक अदलिया के खिलाफ नहीं, इंसाफ के लिए है। किसी के खिलाफ होना, तहरीक इंसाफ है मतलब इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ ने तो कितना कि इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में किया, वो वहाँ की अवाम उसका फैसला करेंगी और पाकिस्तान भी देख रहे हैं। लेकिन हमारी तहरीक इंसाफ के लिए, और गुजारिश ये है कि जो पहला फैसला आया था उसमें जो तरीक़ेकार भी इस्तेमाल किया गया, जो ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई, जो लंबे चौड़े नावल लिखे गए, जो कहा गया कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून इज़ अ क्राइम, जो हम सब के लिए, बहुत लोगों के लिए काबिल एतराज़ था कि अगर आप एक मुनसिफ ये सोच के बैठे कि हर फॉर्चुनेट आदमी जो है वो क्रिमिनल है टू स्टार्ट विद, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है उनके नज़दीक, अगर तो किस तरह इंसाफ देंगे। लेकिन बहरहाल हम इन सब रिजर्वेशंस को देख रहे थे। और देखिए, टू स्टार्ट विद मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि इस पे मैंने तो एजाज़ एहसन साहब को भी सुना, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू वो लीड करते हैं कि 62 का जो है इतलाक़
अगर किया जाए तो उसमें फिर छोटा सा एक मामूली सी बात उन्होंने बच्चे की मिसाल दी कि वो भी अगर कोई जज करना चाहे तो वो इख्तियार दे देता है उसको। और इसी तरह 62 का इख्तियार है। मैंने कल सोशल मीडिया पे शेयर हुआ था, असद उमर साहब उस पर बेहतर रोशनी डालेंगे कि इमरान खान साहब का भी सुना कि जनाब 62 अगर इस मौजूदा असम्बली पे लगाया जाए तो उसे कोई भी नहीं बच सकेगा। तो इसका हम ही हैड सेकंड थॉट्स अबाउट इट कि आर्टिकल 62 जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने खुद सुना जो सोशल मीडिया में शेयर हुआ था, कोई उनकी टॉक थी। तो गुजारिश ये है टू स्टार्ट विद, हम तो ये समझते हैं कि ये अवामी फैसले हैं। अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई करप्ट है तो उसको तो बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। करप्शन की, अब देखिए फैसले करप्शन पे नहीं आ रहे, फैसले टेक्निकल चीजों पे आ रहे हैं। हमारा ख्याल था कि बहुत बड़ा जुर्म है जहांगीर तरीन का कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, अपने मुलाजमों के नाम लगाए, लेकिन उस पर फैसला नहीं आया। फैसला टेक्निकल रीजन से किसी और चीज पर आया। वो किस पे आया? वो आपको ये इनके वकील और ये ज्यादा बता सकेंगे, मैंने उसमें नहीं जाता। ज्यादती हुई ना, लेकिन देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ तो ये भी एंडोर्स करेंगे हाँ। कि भी टेक्निकल रीजन पे आया, किसी उस तरह की चीज पे नहीं आया। इसका मतलब है कि ज्यादती हुई उनके साथ। नहीं, ज्यादती की बात नहीं कर रहा मैं आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि ज्यादती हुई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि गुजारिश ये है कि अगर जिस तरह आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आज हमारे जख्म फिर दोबारा हरे इस लिहाज से हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर तो वो कहा गया, ये एसेट की बात कर रहे थे, तो वो क्या था? वो पोटेंशियल एसेट था। इट कुड हैव बीन एन एसेट। ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी का कोट किया गया अदालती फैसले में, लेकिन ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी में हमें आज तक नहीं मिला कि वो एसेट की ये वाली डेफिनेशन है जिसके मुताबिक वो आ सके। तो इट कुड हैव बीन एन एसेट, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के कवानीन है उसमें वो एसेट नहीं बनता। तो वो ना तनख्वाह उन्होंने ली ना उन्होंने लेनी। वो ये कहते हैं कि आप एफडी जो भी कहे लेकिन तनख्वाह उन्होंने नहीं ली थी, और ये अदालत ने कहा कि तनख्वाह के ऊपर ना लेने के ऊपर मुझे नहीं, मैंने जहांगीर तरीन साहब का भी जिक्र कर दिया, मियां साहब का भी कर दिया, मैं इमरान खान साहब की भी कहना चाहूंगा कि देखिए जो उनके हवाले से आपने खुद बात की न्याजी कंपनी की, अगर वो फ्लैट्स कौन ऑन करता है? न्याजी कंपनी ऑन करती। और वो अगर फ्लैट उसकी ओनर थी, वो इमरान खान साहब मान रहे हाँ मैंने बनाई, मेरी कंपनी है, लेकिन अदालत ने उसको तस्लीम नहीं किया और उसको कहा नहीं आपकी कंपनी नहीं, आपका एसेट नहीं, आपने नहीं दिखाया तो कोई हर्ज नहीं। तो उन्होंने इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि जी मेरी ओमिशंस हो गई। तो ये ओमिशंस जो है ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे ना, वो मसला ये है। तो मामला करप्शन नहीं, मामला करप्शन का तो नहीं है ना। या तो करप्शन का मामला हो ना, फिर कहें कि ये करप्शन का मामला है, करप्शन किए इन्होंने, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, फिर कोई डिफरेंटली ट्रीट करें। इट्स नॉट अबाउट करप्शन। अच्छा असद साहब जी ये एतराज बहरहाल आ रहा है कि अदालत ने ये नहीं एक ही तरह के केसेस में अलग अलग फैसले। कुछ खुदा का खौफ करे जो ये बोलता भी है ना, बल्कि वो तो इजाफी नोट में उन्होंने कहा है कि मवाजना ना किया जाए इसका। जो अगर कोई बोलता है ना तो उसको रात को जाके अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। वो हर वक्त मांगनी चाहिए। जरा केस अपनी बात चलें, हमारे एक चीज पे तो इत्तेफाक हुआ। ये मैं बुनियादी मसला बता दूं कि हर किसी को हर वक्त अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह से सही रास्ता भी मांगते रहना चाहिए। हम समझ रहे हैं हम सही रास्ते में, हो सकता है कोई गलत हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना। नहीं बिल्कुल सही बात, मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूं जी। बिल्कुल एक केस के अंदर एक शख्स ना कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर, बाहर की कमाई, पैसा बाहर से मुल्क में लेके आया, 100% मनी ट्रेल, अभी की सिर्फ नहीं 1983 की मनी ट्रेल दिखा दी उसने। ठीक है जी, एक तरफ ये केस है, दूसरी तरफ एक केस है अरबों रुपए की जायदाद दुनिया में फैली हुई जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। इसको कहते हैं कानून की लैंग्वेज में अपने आमदनी से ज्यादा असासे रखना, लिविंग बियॉन्ड मीन्स। ये नैब कानून का हिस्सा है। वो दुआएं दे जमाइमा बीबी को जिन्होंने रसीदें संभाली हुई थी, इधर रसीदें गायब हो गई थी। पता है सिर्फ जमाइमा को तो बिल्कुल दुआएं देनी चाहिए, लेकिन बीबी रसीदें थी तो जमाइमा को मिली। जहां रसीदें थी ही नहीं वहां सारी दुनिया के लॉयर्स ने ढूंढ ली, सारे खानदान ने ढूंढ ली, पूरी बिजनेस एम्पायर ने ढूंढ ली, मिली इसलिए रसीद नहीं कि थी कोई रसीद नहीं। वो मियां शरीफ ने नहीं संभाली ना सर, वो कहते हैं नवाज शरीफ ने संभाली थी, मियां शरीफ ने नहीं संभाली। मुकम्मल कर लो ना सर अपनी बारी में, आप जो मर्जी बोलना। मैं समझा मुकम्मल। नहीं 7 कंपनियां हसन नवाज की, ये वो कहते हैं हमने जद्दा की स्टील मिल बेचने के बाद, हमारी जद्दा की स्टील मिल बेचने से पहले अरबों रुपए की जायदाद लंदन, ये सारी चीजें केसेस में लिखी हुई है। तो मैं दोबारा कहूंगा खुदा का खौफ करे, कोई दूर दूर तक मवाजना नहीं है। अच्छा। जो असल बात ये तो खैर उन्होंने इजाफी नोट में फैसल अरब साहब ने लिख भी दिया कि कोई मुआवजा नहीं है। मैं आखिरी बात खत्म मैं सिर्फ ये करूं, देखिए मैं फिर इनसे ये कहूंगा, आप अगर जमहूरियत में वाकई में यकीन रखते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं, तो आप अपना सियासी मुकदमा जरूर लड़ें, लेकिन जो आप दजियां उड़ा रहे हैं इस वक्त कानून की, जजेस को अटैक करके, फौज को अटैक करके, इससे आप सिवाय सिस्टम को डिरेल करने के और कुछ नहीं ये तो आप चाहते ही नहीं है कि जमहूरियत पहले जरा जो बातें फरमाई हैं मेरा पॉइंट भी आप ले लीजिए।
बात यह है कि आप जितने भी किया, मियां नवाज शरीफ का तो सन 62 से चीजें पेश हो गई हैं, रसीदें पेश हो गई हैं। यहाँ तो अदालत ने खुद ही कह दिया 5 साल पिछला हिसाब नहीं मांगना। ठीक है, तो गुजारिश ये है कि वहां पर 62 से कौन सी नहीं, 40-50 साल पुराने केसेस कब से ये शुरू हुए? 70s से स्टील मिल थी, उससे पहले के वाकयात थे, 80s की स्टील मिल। वो तो उन्होंने कहा था ना कि वो उधर यहाँ से कैसे दुबई गए वो नहीं मिली ना ट्रेन। उनके हिसाब आए, उनके पूरा मनी ट्रेल पेश किया गया, सब कुछ पेश किया गया। दूसरी बात ये नहीं, एक मिनट, दूसरी बात ये है कि क्या मियां साहब को एज प्राइम मिनिस्टर जब निकाला गया तो क्या इस वजह से निकाला गया? उनको तो सिर्फ पे नहीं निकाला ना जी, तो उस पे फिर ये इसकी मिसालें कैसे देते हैं? और दूसरी बात है कि इमरान खान को तो कह दिया कि जी आप 5 साल से पुराना हिसाब इनसे नहीं लेना, तो वो हमें तो इम्तियाज नजर आ रहा है। गुजारिश है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बार बार कमेंट्स आते रहे और आपने कहा कि आखिर में भी कमेंट आया कि इसका उससे मवाजना नहीं है, किया जाए, तो इजाफी नोट में ये भी तो जाती है ना कि केस इमरान खान का और जहांगीर तरीन का चल रहा है, उसके बारे में फैसला लिखे, उसका किसी और को आप बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? उसके ऊपर तो किताबें की किताबें लिख दी। ये नहीं, मियां नवाज शरीफ के ऊपर इजाफी नोट में लिखना इजाफी बात थी, ये इजाफी बात, इसकी कोई जरूरत बात नहीं थी हर चीज में। अब मैं दोनों चीजों की बात कर दूं। उन्होंने जो कहा है 5 साल से पहले नहीं, वो किसी और केस की बात की है। इमरान खान के केस में उन्होंने कहा, हनीफ अब्बासी का सवाल यह था कि ये जो खरीदा गया बनी गाला ये गलत हुआ, उन्होंने उसके मनी ट्रेल दे दी। उन्होंने कहा नहीं, आप कह रहे मनी ट्रेल इससे आई कि आपने फ्लैट बेचा, वो जो 83 में खरीदा था ना, जरा उसकी रसीदें निकालो। उनसे 83 की 34 साल पुरानी रसीदें, क्रिकेटर था वो, कारोबारी आदमी नहीं था, पूरी बिजनेस एम्पायर नवाज शरीफ की तरह नहीं थी, 83 से उसने मनी ट्रेल दी है। दूसरी ये जो बात अभी कर रहे हैं कि उस पे नहीं निकाला गया, ये मुझे बताएं कि ये जो सारे अकाउंटेबिलिटी केसेस चल रहे हैं इस वक्त कोर्ट में, ये एकदम से नैब को कुछ ख्याल आया था? ये उसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा हुआ है। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा हुआ है कि ऑब्वियस प्राइमा फेसी क्रिमिनल एक्टिविटी की एविडेंस है और केसेस चलाए गए। उन्होंने डेडलाइन सेट की। ये लोग ये बात जब एविडेंस होती है तो फैसले आते हैं, अगर शक होता है तो उस पे केसेस। देखिए, मेरा जस्टिस खोसा की जो स्टेटमेंट है या जो डिसीजन है ना, वो बिल्कुल साफ है। ये वो भी मैं बता देता हूं, मैं फर्क बता देता हूं। अब यहाँ पे 15 मिनट में अकामा आया और अकामा के ऊपर फारिग कर दिया, और ये पहली बात तो 15 मिनट में नहीं है, लिवरेज नहीं मिल गया, पहली बात तो पॉलिटिकल लिवरेज नहीं मिल गया। और 5 कंपनियां के 500 कंपनियां भी पहली बात तो प्राइमरी, बिल्कुल, अगर हराम, अगर हलाल हो, अगर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अकामा का मैं बता दूं, जो रिसीवर बोलते थे कि वो नहीं है, मैं 4 साल बीकॉम किया, इंटर कॉमर्स बीकॉम, फिर एमबीए किया, अकाउंटिंग कोर्सेज किए। सर जी, रिसीवेबल इनकम जो है वो एसेट होता है, किसी भी अकाउंटिंग किताब खोल के देख ले, लेकिन उसमें टेक्निकल डिटेल में अपना टाइम नहीं जाया करते। हम ये कह रहे हैं कि जजेस जो थे 5 बेंच पे थे, पांचों के पांचों का फैक्ट्स के ऊपर कोई दोहरी राय नहीं है। पूरी जजमेंट दोबारा उठा के देख लें, फैक्ट्स पे कोई दोहरी राय नहीं है। सिर्फ फर्क क्या आया, कानून में 3 जजेस समझते थे कि ट्रायल कोर्ट के रास्ते से गुजर के सजा होनी चाहिए, और 2 जजेस समझते थे कि सामने उसकी जरूरत नहीं। ठीक बात है। फैक्ट्स के यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी नजर आ रही है, इस पे कोई दो राय नहीं थी। हुदैबिया पे शहबाज साहब खुश हो रहे थे कि जी काम हो गया, मेरिट पे फैसला हुआ है, उसको दोबारा चैलेंज भी वो हो जाएगा। लेकिन अब मॉडल टाउन के ऊपर 31 दिसंबर की डेडलाइन है उनके हवाले से। प्राइम सीएम क्या करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद धरना ही है। देखिए, वो सारी अदालतें और वो सारा नैब जो मियां नवाज शरीफ को बार बार अपने पास पेशियों पे बुला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, और हमेशा पेश हो रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ नहीं कि पेश ही नहीं होते, बड़ा बड़ा अरसा, फिर नोटिस निकलते हैं, वो बनी गाला से फिर उधर चले जाते हैं, कौन सा शहर है, नथिया गली, वहाँ पे बहुत दिन गुजारते हैं, बार बार नहीं आते, उनकी तरह नहीं। तो खैर, वो तमाम इदारे मौजूद हैं, नैब मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कोर्ट्स अपनी आज़ादी से फैसले कर रहे हैं, और ऐसे फैसले कर रहे हैं जिन पे जब भी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी अगर पसंद नहीं आ रहे थे तो कोर्ट अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो जो मॉडल टाउन का केस है उसकी तो इंक्वायरी भी एक बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले जज ने की। कोर्ट के पास भी मामलात हैं, कहीं पे भी अगर हुकूमत का कसूर है तो उसमें उसको पकड़ा जा सकता है, और वो अगर अब तक नहीं पकड़े गए तो ये इस बात की सच्चाई है या दलील है कि हुकूमत का कसूर नहीं है उसमें। तो दूसरी बात है कि वो पंजाब गवर्नमेंट का मसला है, उसको देखा गया है, और अब कोर्ट के हुक्म पर उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, और आपके बहुत से प्रोग्राम्स में यहाँ पे डिस्कस हुई है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है।
जिस तरीके से पंजाब हुकूमत कहती है कि तौहीन रसालत में जो साजिश की वफाकी हुकूमत ने, उसकी सजा मिलनी चाहिए जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, अब वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि पंजाब हुकूमत में जो मॉडल टाउन के जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो असद साहब ने बहुत बड़ी खबर है। असद साहब ने अपनी उस अब पता चल गया आपको पंजाब क्या सोचते हैं और वफाक क्या सोचता है। मैं आपसे अर्ज करूं, एक्चुअली वफाकी पार्टी आपकी है, पंजाबी पार्टी। एक्चुअली बात यह है कि असद साहब ने एक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल इस अपनी विशफुल थिंकिंग को पूरा करने के लिए कि किसी तरह PMLN डिवाइड हो। कभी होता है कि 100 लोग अलग हो रहे हैं, कभी 50 लोग अलग हो रहे हैं, कभी 80 लोग अलग हो रहे हैं, कभी भाइयों में, कभी वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रहमान साहब, आप यकीनन वहां पे मौजूद होंगे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जिस वक्त मियां साहब का इलेक्शन हो रहा था सदर के तौर पे, एक नाअहल शख्स का दोबारा इलेक्शन हो रहा था, वहां पे खड़े होकर सारे पाकिस्तान की मीडिया, मैंने खुद बराह रास्त सुनी इस तकरीर शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी साजिश हुई है, जिसने किया उसको कटहरे में खड़ा किया जाए। ठीक है, देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया और उसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरीके से बलीगुर रहमान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत में जो भी था उसको मैंने आपसे ये अर्ज किया, मैंने ये अर्ज किया है, लेट मी रिपीट माय वर्ड्स, ओके, मैंने ये अर्ज किया है कि ये इसकी तमाम जो इंडिपेंडेंट हमारी अदालतें हैं, बाकी निज़ाम है जो जिनसे हमें बहुत से शिकवे भी हैं कि भी ये जो फैसले आ रहे हैं उनसे हमें इख्तलाफात भी हैं, तो वो इतने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकते हैं। अगर इसमें पंजाब हुकूमत की कोई गलती होती तो उन्होंने इसको और कोई ना कोई सजा दे चुके होते क्योंकि अदालतों में मामलात रहे हैं। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये कहीं अच्छा, 31 को जो 31 का आपकी बात है ना, 31 में उस शख्स की तरफ से कॉल आई है जो जिसने पहले भी पाकिस्तान में इंतशार किया, मल्टीपल टाइम्स उसने इंतशार किया और पैदा किया और मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की। सख्त सर्दियों में बच्चों को नमूनिया कराए गए और खुद हीटेड एयर। अब तो कजन्स में इजाफा हो गया, अब तो प्रेशर भी में भी इजाफा होगा। अब उन्होंने कहा गर्म कपड़े भी तैयार रखे और बाकी चीजें भी। मैं दोनों चीजों इन बेचारों ने पहले भी अपनी रातें हराम की हैं और इनको मिला कुछ नहीं। मिला ये है कि पार्टी की इनकी मकबूलियत नीचे गई है, तमाम इलेक्शन आ रहे हैं। चले वो तो भी इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा। कर लें अपनी मकबूलियत में आखिरी ये कील ठोकना चाहते हैं। अच्छा साहब, अब एक कंटेनर 2 जमातें होंगी, PTI प्लस पीपल्स पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। दो चीजें तीन पार्टी होगी ना फिर सर, वो कजन्स है ना। अगर मैं दो चीजें जो हैं वो क्लियर कर दूं मैं। पहली बात तो पंजाब हुकूमत आज से चंद हफ्ते पहले तक बाकर नजफी की रिपोर्ट के ऊपर बैठी हुई थी और रिलीज नहीं होने दे रही थी। तो ये जो नई डेवलपमेंट हुई है वो नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अब बाकर नजफी की रिपोर्ट आई है, सामने वहां पे लिखा हुआ है, क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। तो जाहिर है अब उसके बाद उसका रिएक्शन आना था। जहां तक उनकी बात है जी सर्दी में उनको नमोनिया होगा, बच्चों को नहीं होगा, ये जरा मियाँ साहब को भी बता दें कि वो जो तहरीक चलाने जा रहे हैं तो वो जरा सर्दियां खत्म होने दें ताकि बच्चों को नमोनिया ना हो। मुझे ताहिरुल कादरी साहब की सियासत से कोई गर्ज नहीं है। मैं ऑब्वियसली उनकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करता, वरना मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के अंदर होता। लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की जो हालिया तारीख गुजरी है उसके बदतरीन दिनों में से एक था। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के दारुल हुकूमत में दिन दहाड़े 90 लोगों को गोली लगे, 14 लोग मार दिए जाएं और 3 साल गुजरने के बाद किसी को सजा ना मिले, ये किसी सूरत भी जो है एक मुहज़्ज़म माशरा बर्दाश्त नहीं करता। वहां उस डिमांड के ऊपर सिर्फ मैं नहीं, मेरे ख्याल में बलीगुर रहमान साहब को भी उनके साथ होना चाहिए, सारे पाकिस्तान को उनके साथ होना चाहिए। बाकी उनकी सियासत जो है वो उनकी सियासत है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अब ये तलवार लटकती रहेगी? बेशक हुदैबिया के अंदर मतलब एक ये भी आ रहा है ना कि हुदैबिया से छूट मिलने के बाद खान साहब के लिए अब खुला मैदान नहीं, खुद खान साहब ने भी कह दिया। मैं आपको फिर दोबारा मुझे भी चाहिए था कोई खिलाड़ी। मैं आपको फिर आपको दोबारा बोल दूं, हमारे ख्याल में हुदैबिया अभी खत्म नहीं हुआ है। हुदैबिया अभी दोबारा ये खुलेगा और अभी तो हुदैबिया शुरू हुआ है। अभी नहीं, शुरू तो बेचारा बहुत अरसा पहले हुआ था। हाँ। क्योंकि वो केस ना कभी इन्वेस्टिगेट हुआ ना प्रोसिक्यूट हुआ, वो सारी नीचे से लेके ऊपर तक सब टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इंशाल्लाह ताला खुद इसके ऊपर PTI इसके अंदर लीड लेगी। जहां तक मॉडल टाउन का ताल्लुक है, अगर शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अखलाकी उस दिन कुव्वत का थोड़ा सा मुजाहरा करते ना, मैं 1 सेकंड के लिए मान लूं कि उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनके होते हुए, और ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव है जिनको सब कहते हैं माइक्रो मैनेज करता है,
जो हुआ था उनको उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए, कसूरवारों से लेना उस चाहिए दिन था। बिल्कुल इस्तीफा ये दे देना चाहिए। 14 बंदे या 10 बंदे आप लोग कहते हैं वो शहीद हुए हों, तो फिर तो कोई फौरी एक्शन तो होना चाहिए था ना। देखिए और मॉडल टाउन में हो जहाँ खुद सीएम बैठते हैं। देखिए वाकई ये बहुत अफसोसनाक वाकया था। हाँ। और जहाँ तक मैं रिकॉल करता हूँ, जैसे ही ये वाकया हुआ, चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त, क्योंकि वो उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे थे इस वाकये को, और ये जिम्मेदारी भी बुक्स के मुताबिक भी मुतलका अफसरान की थी, और उसके बाद वो था, उसमें उन्होंने हाईएस्ट लेवल की पुलिस से हट के कमेटीज़ भी बनाई, जुडिशल इंक्वायरी भी कराई, लेकिन उसमें आप देखिए इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, तो उसमें उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट में क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह फिक्स नहीं की। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक था और हर शख्स के लिए अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं तहरीक इंसाफ एक बहरहाल सियासी जमात है, और मैं इनको बिल्कुल मुखलिसाना यही मशवरा दूंगा, अगरचे इनको ज़रूरत नहीं है, मशवरा देने वाले इनके पास बहुत हैं, लेकिन अच्छी जो मशवरा देना चाहिए। अब तक हम ये देखते आए हैं, कम से कम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये नज़र आता है, शायद उससे ये इत्तेफाक करें, कोई और करे ना करे, कि पीटीआई इस वक्त नज़र आ रही है लोगों को कि वो गैर जमहूरी तरीकों से हुकूमत गिरा कराना चाहती है। वो उन्होंने अभी भी अभी तो वो कह रहे हैं इलेक्शन, अब तो वो कह रहे हैं इलेक्शन वक्त पे कराया, बाकी जमातें कह रही है ना हो, वो तो कह रही है आखिरी साल इलेक्शन ईयर है, चंद महीने रह गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुजारिश ये है कि 2014 के धरनों में भी यही करने की कोशिश की गई थी। अगर ये ज्वाइन, और मैं आपको बताऊं कि भी इन ऑल ऑनेस्टी मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने ये देखा, जिन जिन इलाकों में मैंने देखा कि पीटीआई का ग्राफ नीचे आया था उस धरनों की वजह से, तो ये मेरा ख्याल है, इनका ख्याल मुख्तलिफ हो सकता है, मैं आपको अपनी ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन अब अगर ये धरने में शामिल होने जाएंगे तो इसका इनको भी नुकसान होगा, और ये नुकसान होगा। और ये मशवरा है, और दूसरी मैं मुख्तसरन एक चीज अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो यही नजर आते हैं कि भाई नवाज शरीफ गेम में मुकाबला कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई इसको फील्ड से हटाओ, किसी तरह टेक्निकली इनको नॉकआउट करूं फिर मैं आऊं खेलने के लिए। मशवरा इनका मुकद्दम है जी, बिल्कुल सरहा आंखों पर। लेकिन जहां तक ये तजिए की बात करें ना कि हुकूमत को गिराना चाहते, हमारा इस वक्त मानना ये हो सकता है, हमारा गलत मानना हो कि अगला इलेक्शन जो है वो जीतने के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जो जिसके चांसेस हैं वो तहरीक इंसाफ है। हमारा जो अगर इस वक्त सिस्टम डिरेल होता है तो सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा। तो तहरीक इंसाफ के सर पे सींग लगे होंगे इस वक्त, कोई चाहेगा कि कोई गैर जमहूरी कोई एक्शन हो। इसीलिए हम ये कह रहे थे कि क्योंकि क्राइसिस खड़ा हुआ है और आज भी रिपोर्ट आई है $1300 मिलियन का और नुकसान हो गया एक महीने में, अर्ली इलेक्शन कराएं और इस जो तजब्जुब है उससे निकाले मुल्क को। हम किसी सूरत में गैर जमहूरी इंटरवेंशन। अब आपका सेक्रेटरी जनरल कौन होगा सर? आखिरी सवाल, और मैं मेरा इससे पहले के प्रोग्राम सेक्रेटरी जनरल जो अगले होंगे वो इंशाल्लाह ताला अपने रिव्यू पिटीशन में कामयाब होकर जहांगीर तरीन साहब दोबारा वही होंगे। अगर वो कामयाब हुए तो वही होंगे। आपका नाम भी आ रहा था, अगर वो कामयाब होंगे तो वही होंगे, अगर वो नहीं होते तो फिर आप भी होंगे। फिर उसको बैठ के सोचेंगे। मैं एक चीज और आपसे शेयर कर लूं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये होते हैं कि 4 साल मुकम्मल होने के बाद 5वां साल इलेक्शन ईयर होता है, उसमें गवर्नमेंट इलेक्शन कभी भी अनाउंस कर दे, चाहे पहले महीने में चाहे आखिरी महीने में, इट्स कंसीडर्ड एज अ फुल टर्म। तो हम अपनी फुल टर्म पूरी कर चुके हैं जी। अर्ली इलेक्शन आप नॉट अर्ली इलेक्शन कर सकते हैं, हम अगर करना चाहते हैं तो किसी वक्त करते हैं, तो दैट्स नॉट कंसीडर्ड एज एन अर्ली इलेक्शन, वो फुल टर्म होगा। हम मान जाएंगे अर्ली इलेक्शन नहीं, प्लीज अनाउंस कर। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी खबर है। ये मैं आपको टेक्निकल एक बात बता रहा हूं, ये फुल टर्म ही होगी। अगर आप आज कल अगर आज भी करते हैं अगले महीने 31 दिसंबर हम मान जाएंगे फुल टर्म है, प्लीज अनाउंस करें।